जन्म स्थान आता है उनका निजामाबाद आजमगढ़। निजामाबाद आजमगढ़ में उनका जन्म स्थान है, यानी कि यूपी में है। ये भी आजमगढ़ कहाँ है आप सभी को पता है, यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम था इनका भोला सिंह उपाध्याय। पिता का नाम क्या था? भोला सिंह उपाध्याय। और माता का नाम था रुक्मणी देवी। शिक्षा हुई थी उनकी स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान। अब देखिए क्या हुआ था बच्चों कि अंग्रेजी काल में जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय क्या काफी बंदिशें रहती थी कि हर बच्चा हर स्कूल में नहीं जा सकता था, काफी बंदिशें थी। और प्लस शिक्षा का स्तर भी इतना ऊंचा नहीं था कि हर कोई जाके किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकता है। जैसे आज हम यहाँ घर बैठे भी पढ़ सकते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ सकते हैं, कोई भी बच्चा कहीं भी किसी स्थान पर जाकर पढ़ सकता है। तो काफी बंदिशें हुआ करती थी और साथ में आर्थिक स्थिति भी सभी की सही नहीं होती थी। तो किसी की सही थी, किसी की कैसी थी, किसी के पिता अच्छे कमाते थे, किसी का परिवार पारिवारिक वातावरण कैसा था। इस कारण से उनके मतलब अधिकांश कवियों का, अधिकांश साहित्यकारों की जो शिक्षा हुई थी वो अधिकांशतः स्वाध्याय से ही हुई थी, यानी कि स्वयं के द्वारा अध्ययन करने से। और स्वाध्याय से उन्होंने ही विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, अलग अलग भाषाओं की उनको जानकारी होती थी और काफी गहन अध्ययन करते थे, गूढ़ अध्ययन करते थे, क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं था बच्चों। पहले मोबाइल नहीं था, प्लस टेलीविजन नहीं था, प्लस कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो क्या करते थे, अपने मनोरंजन के लिए कई किताबें पढ़ते थे, कई साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ते थे, महाकाव्य पढ़ डाले थे, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करा था। जानने की इच्छा, जैसे अभी हमें जानने की इच्छा लगी रहती है कि भाई गूगल से पूछते रहते हैं इसमें क्या है, या नई नई रील्स देखते रहते हो आप, नई नई वीडियोज देखते रहते हो। टेलीविजन में भी कई चैनल है, एक पसंद नहीं आया दूसरा लगाया, दूसरा पसंद नहीं आया तीसरा लगाया। तो ऐसे जैसे आप अभी सोशल मीडिया के द्वारा या डिजिटल माध्यम के द्वारा जो ज्ञान अर्जन कर रहे हो, पहले के जमाने में क्या होता था, किताबों से ज्ञान अर्जन किया जाता था और वो ज्ञान स्थायी रहता था और आगे बढ़ाने वाला होता था। आजकल का ज्ञान जो आप डिजिटल मीडिया से ले रहे हो वो इतना स्थायी नहीं रहने वाला है। सिर्फ आपने देखा है, आपने उसको पढ़ा नहीं है, आपने उसको समझा नहीं है, आपने सिर्फ देखा है और इंटरटेनमेंट किया है अपना, और कुछ नहीं किया है। इसलिए स्वाध्याय से उन्होंने विभिन्न भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। और उनकी जो भाषा थी मुख्य रूप से, एक तो थी उनकी ब्रज भाषा, दूसरी थी उनकी खड़ी बोली, मैंने पहले ही बता दिया था। तो जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में। कहां पर? निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। भोला सिंह उपाध्याय उनके पिता का नाम, रुक्मणी देवी माता का नाम, और ब्रज भाषा और खड़ी बोली उनकी मुख्य भाषा थी। आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हमारा जो समय काफी चला गया। शैली उनकी देखिए प्रबंध और मुक्तक। अब देखिए हम बात करते हैं काव्य। काव्य दो प्रकार का होता है, एक तो होता है मुक्तक और एक होता है प्रबंध। प्रबंध भी दो प्रकार का होता है, एक होता है खंड काव्य और एक होता है महाकाव्य। और मुक्तक छंद है वो स्वतंत्र होता है। तो कभी कभी तो हरिओत जी ने प्रबंध काव्य के आधार पर रचना करी है, तो कभी कभी मुक्तक काव्य के आधार पर, यानी कभी कभी प्रबंध रचना करी है प्रबंधात्मक और कभी मुक्तक रचना करी है। यानी कि कभी तो उन्होंने दायरे में और अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर युग को देखकर फिर रचना करी है, और कभी कभी स्वतंत्र मन से कुछ भी लिख डाला है, ऐसी रचना करी है। तो दोनों ही तरह से उन्होंने उनकी शैली है उनके काव्य की। और प्रमुख रचनाएं, जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वे देखिए, प्रिय प्रवास उनका महाकाव्य है, और चौखे चौपदे चुपते चौपदे वैदेही वनवास, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्यु हुई थी 6 मार्च 1947। देखिए आजादी के पहले ही हो गई थी, लेकिन सन हमारा 1947 है, याद रखिएगा 6 मार्च को हुई थी। और मार्च के बाद जो अगस्त आता है, 15 अगस्त, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो पराधीन भारत में जन्म लेकर पराधीन भारत में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी समय हो गई थी। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से, फारसी क्या थी भाई? भाषा। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, पर अस्वस्थता यानी बीमारी के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा। और फिर स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी, देखिए एक भाषा, फिर ये दूसरी भाषा, फिर तीसरी भाषा, और फिर यहाँ पर चौथी भाषा। तो इन सभी का बोलबाला था। हिंदी संस्कृत तो हमारे देश की थी, फारसी विदेशी भाषा और अंग्रेजी विदेशी भाषा में इनका अच्छा ज्ञान हो गया था। निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालयों में अवैतनिक शिक्षक, अवैतनिक का मतलब होता है बिना तनख्वाह के, बिना वेतन के
शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया, बिना वेतन के, वेतन नहीं लिया, अवैतनिक रूप से उन्होंने कार्य किया और 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था उनका पूरा जीवन परिचय। अब आते हैं हम इनके साहित्यिक परिचय की तरफ। साहित्यिक परिचय, यहां पर आ जाता है साहित्यिक परिचय। तो हरियों द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। कौन से युग के कवि है? द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि। महावीर प्रसाद द्विवेदी तो प्रवर्तक कहे जाएंगे, उसके जनक कहे जाएंगे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद में जिन कवियों ने द्विवेदी युग को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, खड़ीबोली के साथ में द्विवेदी युग को आगे बढ़ाया है, उन कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियों जी का नाम भी अग्रणी रूप से लिया जाता है, उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है। तो प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक थे। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। पहला आता है प्रिय प्रवास, खड़ीबोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। देख लीजिए, आपके पास प्रश्न आता है कि खड़ीबोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया है? हरियों जी के द्वारा लिखा गया है। याद रहेगा, खड़ीबोली का प्रथम महाकाव्य, ठीक है। खड़ीबोली का, ब्रज भाषा या अवधी भाषा या और कोई भाषा नहीं बोल रही हूं मैं, खड़ीबोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। उसके बाद आता है दूसरा वैदेही वनवास, करुण रस प्रधान है और ये भी महाकाव्य है। वैदेही वनवास, वैदेही का जब वनवास हुआ था, कब हुआ था भाई? 14 वर्ष का नहीं हुआ था। उसके बाद 14 वर्ष के बाद में श्री रामचंद्र जी और सीता और लक्ष्मण जब पुनः अयोध्या लौट जाते हैं रावण का संहार करने के बाद में, तब उसके बाद में जब लोगों के द्वारा यानी अयोध्या की जनता के द्वारा वैदेही यानी कि सीता पर लांछन लगाया जाता है, एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि ये पर पुरुष की यहाँ रहकर आई है, ये लंका में रहकर आई है, क्या सुरक्षित होगी, क्या सती होगी। तो इस तरह से जब श्री रामचंद्र जी को ये सुनाई देता है और समझ में आता है कि जनता उनके बारे में क्या अनर्गल बातें कर रही है, तो वे वैदेही यानी कि सीता को जंगल में छुड़वा आते हैं। तो तब सीता का वनवास शुरू होता है, जिसमें सीता श्री राम और लक्ष्मण के साथ में नहीं बल्कि अकेली वनवास में अपना जीवन व्यतीत करती है, साथ में अपने 2 पुत्रों के साथ में, ठीक है। तो यहाँ उनका करुण रस प्रधान महाकाव्य है वैदेही का वनवास। उसने क्या क्या जीवन में झेला है, वो सारी चीजें। चौथा नंबर आता है पारिजात। स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है, एक तरह से गीत है पारिजात, ठीक है। पारिजात कमल के फूल को भी कहते हैं शायद। फिर 5वें नंबर पे चुभते चौबदे और चौखे चौबदे, दोनों बोलचाल वाली मुहावरों से युक्त रचना है, एक तरह की मुहावरों से युक्त भाषा में लिखित स्फुट काव्य संग्रह है। चुभते चौपदे और चौखे चौपदे मिलीजुली रचना है और मुहावरों में जैसे कैसे पहेलियां बुझती बुझती, वो एक मुहावरा बोला फिर दूसरा मुहावरा बोला, एक व्यक्ति ने मुहावरे में जवाब दिया, प्रश्न किया, दूसरे ने मुहावरे में फिर जवाब दिया, ऐसे मुहावरेदार इसमें भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, भाषा में लिखित स्फुट काव्य संग्रह है। फिर आता है नंबर 6 का रस कलश, ब्रज भाषा के छंदों का संकलन है। ये तो ब्रज भाषा में प्रयोग ये किया है। खड़ी बोली इसमें लिखा है, ये भी खड़ी बोली का है। पारिजात ये गीत एक तरह के साधारण बोलचाल की भाषा के होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने 6 प्रमुख रचनाएं उनकी देखी है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। वैदेही वनवास करुण रस प्रधान है। पारिजात स्फुट गीत है। चुभते चौकदे चौखे चौबदे मुहावरेदार रचना है। रस कलश ब्रज भाषा के छंदों का प्रयोग किया गया। अधकिला फूल 7वां है उनका उपन्यास, ठीक है। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये भी उपन्यास है। 8वीं रचना। 9वीं रचना है उनकी रुक्मणी परिणय। रुक्मणी परिणय का मतलब होता है रुक्मणी का विवाह। भाई कौन थी रुक्मणी? श्री कृष्ण की पत्नी थी और उनका विवाह हुआ है, ये एक नाटक है। फिर उनके बाद आता है मौलिक गद्य रचनाओं के अतिरिक्त आलोचनात्मक और अनुदित रचनाएं भी इनकी है। आलोचनात्मक रचनाएं भी प्रस्तुत की है, साथ में अनुवाद भी करा है। अन्यों की रचनाओं का, अन्य भाषाओं की रचनाओं में उन्होंने अनुवाद भी किया। तो क्लियर है इतना। उनका रचना साहित्य देखिए, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ खत्म हुआ है। आगे देखिए, हरियों जी पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। सबसे पहले किसमें करते थे भाई? ब्रज भाषा में, क्योंकि भारतेंदु युग से शुरू हुए थे वे, लेकिन द्विवेदी युग के प्रवर्तक कहे जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक है तो द्विवेदी युग में ही उन्होंने रचना करना शुरू करा, ऐसा तो नहीं है। द्विवेदी युग भी जब शुरू हुआ है तो उसके पहले धीरे 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 ब्रज भाषा और अवधी भाषा का ही प्रयोग चलता था, ठीक है।
तो धीरे 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 वे आधुनिक काल में आए थे। तो क्योंकि रीति काल में भी ब्रज भाषा का प्रयोग होता था। चाहे आप शरण आश्रयदाताओं की बखान की बात करें, जैसे हम देव की बात करते तो देव ने ब्रज भाषा में लिखा है, ठीक है। तो केशव की बात करते, मतीराम की बात करते, तो इन्होंने भी ब्रज भाषा का प्रयोग करा और ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। हम या गणानंद की बात करते तो गणानंद भी ब्रज भाषा का प्रयोग करा है उन्होंने, तो वे भी रीति काल के कवि माने जाते हैं। तो ब्रज भाषा भक्ति काल से सूरदास जी ने शुरू करी थी, सूरदास जी से धीरे 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 वे रीति काल में आई और रीति काल से भारतेंदु युग के समय तक भी ब्रज भाषा का प्रयोग होता रहा था। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी ब्रज भाषा के कवि भी कहे जाते हैं। तो शुरुआत में उनकी जो रचनाएं थी वो ब्रज भाषा में लिखी होती थी। रस कलश इसका सुंदर उदाहरण है ब्रज भाषा का। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आ गए। ये भाई इस बोर्ड का तो बहुत प्रॉब्लम रहता है हमेशा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आ गए और खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर उन्होंने नई मान्यता स्थापित ही नहीं की, बल्कि अपितु उन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया है। कहाँ गया भाई, मूर्त रूप भी प्रदान किया है। इनकी बहुमुखी प्रतिभा और साहस के कारण ही काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को नवीन आयाम मिले हैं। आयाम का मतलब है नए तरीके मिले हैं या नई दिशा मिली है, ठीक है, नए तरीके या नई दिशा। भाव पक्ष और कला पक्ष का जो माध्यम है कि भाव भी होता है काव्य में, कला पक्ष भी होता है। कला पक्ष क्या है, भाव पक्ष क्या है, इनके बारे में जो अभिव्यंजना की है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की मानी जाती है। तो अच्छे से क्लियर हो गया, उनका साहित्य परिचय समझ पा रहे हो कि ये खड़ी बोली के कवि कहे जाते हैं। ब्रज भाषा का क्षेत्र था उनका। हरियोत जी पहले ब्रज भाषा में कविता करते थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए, उसके बाद में उन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया। तो इस तरह से वे ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों के कवि कहे जाएंगे या साहित्यकार कहे जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि संपर्क में आए, किनके संपर्क में आए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने से पहले तो वे भारतेंदु युग के कवि या साहित्यकार कहे जाएंगे, लेखक कहे जाएंगे। भारतेंदु युग में भी तो साहित्य लिखा गया था, तो पहले तो उसमें भी कहे जाएंगे, ठीक है। वर्ण विषय, वर्ण विषय का मतलब होता है उनका विषय क्या था, उनका रचना विषय। वर्ण विषय या रचना विषय की विविधता हरियोत की प्रमुख विशेषता है। यही कारण है कि इनके काव्य वृत्त में भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के उज्जवल बिंदु समाहित हो सके हैं। प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं के प्रिय दर्शन, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास आदि सभी रचनाओं में होते हैं। ये काव्य के शिव और ये काव्य के शिव रूप का सदैव ध्यान करते रहते हैं। इसी हेतु इनके राधा कृष्ण और राम सीता भक्तों के भगवान मात्र न होकर जननायक और जन सेवक है। राधा कृष्ण और राम सीता को इन्होंने केवल और केवल भगवान नहीं माना है, बल्कि इस संसार के नायक, इस संसार के सेवक माना है, जो इस संसार को तार करेंगे, इस संसार के दुखों का नाश करेंगे। प्रकृति के विविध रूपों और प्रकारों का सजीव चित्रण हरियोत की अन्य विशेषताओं में से एक तो महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी कि प्रकृति चित्रण भी उन्होंने बहुत अच्छी रंग से किया है। भावुकता के साथ मौलिकता को भी इनके काव्य की विशेषता माना जा सकता है। हरियोत जी मूलतः करुण और वात्सल्य रस के कवि कहे जाते हैं। अगर पूछ लिया जाता है कि हरियोत जी की प्रमुख भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा और खड़ी बोली भाषा। खड़ी बोली भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास है। वैदेही वनवास कौन से रस से आप्लावित है, भाई करुण रस से आप्लावित है। किसके विषय में बताया है, माँ सीता के विषय में बताया है। फिर क्वेश्चन आ जाता है हरियोत जी के प्रमुख रस कौन से हैं, उन्होंने किस रस के में मूलतः कवि थे, तो करुण रस और वात्सल्य रस के मूलतः कवि थे। करुण रस को ये प्रधान रस मानते थे और उसकी मार्मिक व्यंजना इनके काव्य में सर्वत्र देखने को मिलती है। वात्सल्य और विप्रलंब, विप्रलंब मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है विप्रलंब, वियोग, वियोग, ठीक है, वियोग श्रृंगार। अबे वियोग श्रृंगार के बारे में मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको कि श्रृंगार रस आपने सुना होगा, श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस दो भागों में बटा हुआ है, एक तो संयोग है, ठीक है, जहां प्रेम की अनुभूति होती है, प्रेम की अनुभूति के कारण जो आनंद प्राप्त होता है, वहां पर श्रृंगार रस का
उद्भव होता है, ठीक है, वहां कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस होता है। और वियोग, दो तरह के श्रृंगार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब जब क्या होता है कि हम जैसे नायक अपनी नायिका अपने नायक से दूर है, यानी कि श्री कृष्ण राधा श्री कृष्ण से दूर है और राधा श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाह रही है, लेकिन वो दूर है और उनकी वेदना से वो व्याकुल है, यानी कि दूर रहने के कारण उनको पीड़ा हो रही है, तो वो तो वियोग श्रृंगार हो गया। अब जब श्री कृष्ण मान लीजिए वृंदावन आ जाते हैं तो राधा प्रसन्न हो जाएगी, राधा उनको मिल जाएगी और श्री कृष्ण उनको मिल जाएंगे और दोनों मतलब प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। जब नायक नायिका का मिलन होता है वहां संयोग श्रृंगार बताया गया है, और नायक नायिका का जब वियोग होता है वहां पर वियोग श्रृंगार यानी कि विप्रलंब श्रृंगार बताया है। तो विप्रलंब श्रृंगार के हृदय स्पर्शी चित्र प्रिय प्रवास में यथेष्ट है। अन्य रसों के भी सुंदर उदाहरण इनके स्फुट काव्य में मिलते हैं। हम जो पवन दूती का पढ़ने वाले हैं वो वियोग श्रृंगार का बहुत अच्छा उदाहरण है, आप इसे विप्रलंब श्रृंगार का बहुत अच्छा उदाहरण मान सकते हो। भाषा की जैसी विविधता हरिओद के काव्य में है, वैसी विविधता महाकवि निराला के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलती है। अब आप कहोगे कि महाकवि निराला तो छायावाद के थे, भाई बिल्कुल, द्विवेदी युग के बाद छायावाद आया, तो छायावाद में थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा भाई काव्य तो मिलता रहेगा। हम कहेंगे उन 2021 में जो प्रचलन चल रहा था या 2021 में जो कंप्यूटर आया था वो 2025 में नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं पर किसी किसी के घर में 2021 का कंप्यूटर 2025 में मिल जाएगा, क्योंकि सभी तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जहाँ ऑफिस है दफ्तर है वहां जरूर थोड़ा सा वो चेंज हो जाएगा या वर्जन चेंज हो जाएगा या मॉडल चेंज हो जाएगा, लेकिन सभी के घरों में नहीं होगा। जैसे एक और उदाहरण देती हूँ मैं आपको, जैसे अभी सभी के घरों में एलईडी है, टीवी देखते हो आप, टेलीविजन देखते हो तो एलईडी है। एलईडी से पहले क्या आई थी भाई, एलसीडी आई थी। एलसीडी के पहले क्या था भाई, बॉक्स वाला टीवी था। आप कई घरों में जाओगे वहां आज भी आपको बॉक्स वाले टीवी मिलेंगे, लेकिन जमाना कौन सा चल रहा है भाई, एलईडी का चल रहा है या एलसीडी का चल रहा है, लेकिन फिर भी बॉक्स वाले टीवी यूज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका समय था, वो खराब नहीं हुए तो वो चल रहे हैं। इसी तरह से हम यहाँ कवियों की बात करते हैं कि कवि हम कहेंगे कि निराला जी छायावाद के कवि थे, लेकिन निकले तो द्विवेदी काल के समय से ही है ना, निराला निकले द्विवेदी काल के समय से। अब कभी कभी ये भी होता है कि कोई कवि कविता करने लग गया और प्रसिद्ध हो गया, और कभी कभी क्या होता है कोई कवि ने 20-25 साल कविता करी लेकिन प्रसिद्ध नहीं हुए, और बाद में उनका कोई एक रचना साहित्य ऐसा प्रकाशित हो जाता है जिससे वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आप किस समय में अभ्युदय हुआ है, आपका किस समय में आपका विकास हुआ है, किस समय में आपकी प्रसिद्धि हुई है। तो निराला जी भी काफी पुराने हैं, शायद 1899 में उनका जन्म हुआ था, और इनका भी शायद 19वीं शताब्दी में ही है, निराला का भी 19वीं शताब्दी में। एज का अगर माने तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन द्विवेदी काल से शुरू हो गए थे, छायावाद में उनका प्रभुत्व स्थापित हुआ था। तो निराला के काव्यों में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की भाषा या काव्य सौंदर्य कहे या वैसी भाषा में जो विविधता है वो देखने को मिल सकती है। इन्होंने कोमल कांत पदावली युक्त ब्रज भाषा, रस कलश में, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, प्रिय प्रवास में, ठीक है, देखिए रस कलश में तो कोमल कांत पदावली ब्रज भाषा का प्रयोग करा है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने प्रिय प्रवास में किया है, जिसे साहित्यिक खड़ी बोली भी बोलते हैं। मुहावरेदार बोलचाल की भाषा खड़ी बोली का प्रयोग करा इन्होंने चौखे चौबदे और चुपते चौबदे में किया है, में पूर्ण अधिकार और सफलता के साथ प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसलिए इन्हें द्विकलात्मक कहा है, द्विकलात्मक कला में सिद्ध हस्त कहा है। अब चाहे आप साहित्यिक खड़ी बोली की बात करें या फिर आप ब्रज भाषा की बात करें या फिर आप मुहावरेदार चुपते चौपदे और चौखे चौपदे की बात करें, तो द्विकला, दोनों कलाएं उनके अंदर थी। तो ये द्विकलात्मक किसे कहा है? उपाध्याय जी को कहा है, हरिओद जी को कहा है, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ये साहित्य ही बनाएंगे। आप सोच रहे हो कि मैम गद्य साहित्य पढ़ाएगी, मैम पद्य साहित्य पढ़ाएगी और वो अलग होगा, नहीं, वो जो पद्य साहित्य के क्वेश्चन है वो आपके इस रचना साहित्य में से ही निकल कर आने वाले हैं, आपके चैप्टर के अंदर से ही निकल कर आने वाले हैं। तो इतना तो याद कर लीजिए कि ये चीजें हम दोबारा नहीं पढ़े, तो जो चीजें इसमें नहीं है वो हम पढ़ेंगे गद्य और पद्य साहित्य में। इन्होंने प्रबंध और मुक्तक शैलियों में सफल काव्य रचनाएं की है। इतिव्रतात्मक, इतिव्रतात्मक का मतलब होता है स्पष्ट करना, वर्णन करना, ठीक है। इतिव्रतात्मक का मतलब होता है वर्णन करना।
यानी वर्णनात्मक, मुहावरेदार, संस्कृत काव्य, चमत्कार पूर्ण सरल हिंदी शैलियों की अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से सफल प्रयोग भी किया है। अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग इनके काव्य में है। इन्होंने हिंदी के पुराने तथा संस्कृत छंदों को अपनाया है। कवित्व, सवैया, छप्पया, दोहा ये सब पुराने छंद कहे जाते हैं। ये जो छंद है, हम जिन छंदों की बात करते हैं, कवित्व, सवैया, छप्पय, दोहा, कुंडलिया, शिखरणी, द्रुत विलंबित, इंद्रवज्रा, मालिनी, वसंत तिलका, ठीक है, पुराने छंद हैं। और इंद्रवज्रा, शार्दुल विक्रीडित, शिखरिणी, मालिनी, वसंत तिलका और द्रुत विलंबित आदि संस्कृत वर्ण व्रतों का भी इन्होंने प्रयोग करा है। ठीक है, हिंदी के छंद अलग कहे जाते हैं, संस्कृत के छंद अलग कहे जाते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, हिंदी और संस्कृत दोनों में समान रूप से छंदों को पढ़ा जाता है। हिंदी छंदों के क्षेत्र में युगांतर, युगांतर का मतलब क्या होता है, दूसरा समय, दूसरा समय या दूसरा युग या फिर दूसरा युग। हिंदी छंदों का प्रयोग उन्होंने ऐसा किया है जैसे ऐसा लगता है कि उन्होंने दूसरा युग ही शुरू कर दिया है। उनका हिंदी छंदों का कोई दूसरा युग उपस्थित होकर आ गया है, वो भी द्विवेदी काल में। जबकि ये सारे जो छंद है भक्ति काल में और रीति काल में प्रयुक्त होते थे, लेकिन द्विवेदी युग में उन्होंने आधुनिक काल के भी दूसरे युग, भारतेंदु युग था पहला, फिर द्विवेदी युग था, तो हिंदी छंदों में आधुनिक युग के द्विवेदी युग में भी उन्होंने रीति और भक्ति काल को ला खड़ा कर रखा। ये कवि, सम्राट, साहित्य, वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित किए गए। तो कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं? कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी को। साहित्य वाचस्पति किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी को। तो दो तो इनके सम्मान है, याद रहेंगे आपको ये सम्मान। आदि उपाधियों से सम्मानित हुए हैं। अपने जीवन काल में अनेक साहित्य सभाओं और हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। हरिओत की साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। निसंदेह ये हिंदी साहित्य के गौरव कहे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के गौरव कौन कहे जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। ठीक है बच्चों, तो आज हमने देखो यहाँ पर काव्य खंड शुरू कर लिया है। काव्य खंड का पहला लेक्चर था ये और बहुत ही अच्छा है, और मुझे लगता है सारी रचनाएं आपको याद आ गई होगी, या सारे जो रचनाओं का जो विशेष अनुकृतियां हैं वो भी आपको समझ में आ गई होगी, और साथ में उनका साहित्यिक जीवन भी समझ में आ गया होगा। कुछ कुछ चीजें मैंने आपको हाथों हाथ याद करवा दी है, भाषा को लेकर याद करवा दिया है, द्विकलात्मक उनको किसने कहा है ये बता दिया है, हिंदी साहित्य के गौरव कौन है भाई उपाध्याय जी ये बता दिया है आपको। तो छोटी छोटी चीजें सारी याद हो गई है, अगर इतनी भी याद होती है तो काफी है। हिंदी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है भाई? प्रिय प्रवास है, ये भी आपको याद करवा दिया है। वैदेही वनवास करुण रस से प्रधान है। उनके कौन कौन से रस में प्रधानता थी भाई? करुण रस और वात्सल्य रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं ये, और करुण रस को वे रस प्रधान करते हैं, प्रधानता बताते हैं। सभी रसों में कौन सा रस प्रधान है? करुण रस, ऐसा वे बताते हैं। तो आज इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक तो नहीं कहेंगे, पवन द्युतिका के साथ, कि राधा जी पवन द्युतिका पवन के माध्यम से क्या संदेश भेजती है श्री कृष्ण के साथ, तो साथ पास में ये चीज पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच आज के लिए।